हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन्वेंट्रीज के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर हमें उनकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करनी होती है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारे पास में इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन के अंडर एक होता है हम लोग जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं, है ना। अब मान लो एक ऐसी फैक्ट्री है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर सामान बेच रही है। अब वो जब सामान बेचेगी तो बनाएगी भी कुछ ना कुछ फैक्ट्री है ना। तो उन्होंने क्या करना है, इन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ से पहले तो खरीदना है, फिर उसको यहाँ पर प्रोसेस कराना है और फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, फूड प्रोसेसिंग में कुछ ले सकते हैं, जैसे वीट लिया हमने, तो वीट को हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, वीट लेकर उसको प्रोसेस कराया और मैक्रोनी बना ली। तो इस तरीके से हमारे पास में रॉ मटेरियल जो है, जब हम उसको अपने पास संभाल कर रखते हैं, उसको हम यहाँ पर अपने गोडाउन्स में रख रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री का वो हिस्सा बन गया। अच्छा, अब एक और होता है कि भाई हमने यहाँ पर क्या बनाया, मैक्रोनी बनाया। अब वो जो मैक्रोनी है, ठीक है, एक साथ तो सारा नहीं हमारा सेल होगा, तो उसे भी हमें संभाल कर रखना है। तो फिनिश गुड्स जो होते हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, वो भी हमारे इन्वेंट्री का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब एक चीज और लेकर चलो। अब यहाँ पर जो वीट था, ठीक है, जब उसका प्रोसेसिंग हो रहा होगा तो सबसे पहले तो उसको यहाँ पर आटा बनाया गया होगा, फ्लावर में उसे कन्वर्ट किया गया होगा। तो जब उसे हमने फ्लोर में कन्वर्ट किया तो ऐसे में हमारे पास में उसको भी हमें इन्वेंट्री में रखना होता है ना। वो भी हमारे पास एक सामान है जो वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, ये भी हमारे पास में इन्वेंट्री का हिस्सा बन गया। इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो बात करता है वैल्यूएशन की, कि हम इसकी जो वैल्यूएशन है, कितना यहाँ पर इसको प्राइस डिनोट करेंगे। अब हमारे पास मान लो एक साल का इन्वेंट्री है, तो एक साल में प्राइसेस सेम तो नहीं रहेंगे ना, चाहे वो फिनिश गुड हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, प्राइसेस तो चेंज होते रहते हैं। अब वो जो फ्लक्चुएशन आ रही है प्राइसेस में, उसकी वजह से हमें एग्जैक्टली अपनी स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें किस तरीके से हमारी ये जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री की वो दिखानी होगी। इसी के लिए हम यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज यूज कर रहे हैं। तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें बताएगा कि किस तरीके से जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं उन्हें हमें वैल्यू करना है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अनटिल की जो रिलेटेड रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज हो गया। मतलब अगर फिनिश गुड्स को हमने जब तक बेचा नहीं, ठीक है, तब तक के लिए तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या वैल्यू पर जाएगा। अब हो सकता है कि हमने हमारी स्टेटमेंट्स में 50 रुपए तक दिखा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये बिका अपना 55 रुपीज का, जो इसकी सेल हुई, तो इसका सेल्स प्राइस जो होगा वो 55 है, जो हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट किया वो 50 रुपीज है। तो इसीलिए जब तक ये हम यहाँ पर इसको सेल नहीं कर देते हैं, जब तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता, तब तक हम क्या दिखाएंगे। रिवेन्यू रिकॉग्निशन जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट में क्लास लेकर आऊंगी, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर क्लासेस और योर सिलेबस, but it is very important for you to understand that what are these accounting standards and concepts, अदरवाइज थोड़ा सा अकाउंट समझने में आपको दिक्कत होगा। ओके, देन अपन कौन से कॉस्ट फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं। अब हम हर एक चीज के लिए अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, अलग अलग फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। सेम थिंग गोज हियर ऑल्सो। यहाँ भी हमें डिसाइड करना होगा कि हम किन मेथड्स को फॉलो कर कर यहाँ पर अपनी वैल्यूज असाइन करने वाले हैं इन्वेंटरीज के लिए। तीसरा, यहाँ पर हमें रूल्स बताए गए हैं। रूल्स किस पर्पज से हमें बताए गए हैं, कि हमें किस तरीके से यहाँ पर हमारी जो इन्वेंटरीज हैं, ठीक है, उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी होगी। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, देखो इसको ऐसा समझो कि हमारे पास में एस्टिमेटेड सेल प्राइस क्या है। पहले तो मैं एस्टिमेटेड क्यों बोल रही हूँ, अभी जब तक ये बिकेगा नहीं तभी तक बात हो रही है। जब ये वंस इसकी सेल हो जाएगी फिर तो हम इसी प्राइस में लिखेंगे। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, माइनस हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट कंप्लीशन की क्या लगी, ये जो हमने पूरा प्रोसेस यहाँ पर अपना लगाया था, इसमें हमारी क्या कॉस्ट लगी है वो हम लेकर चलेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हमारी क्या है, ठीक है,
माइनस करेंगे कि हमें कितना कॉस्ट लगा इसको सेल करने में। तो अलग अलग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जब हम चीजें सेल करते हैं, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी सेल की क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर आप एक तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास में मान लो एक कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी यहाँ पर 500 यूनिट्स के प्रोडक्ट जो है वो बेच रही है, 500 यूनिट्स बेच रही है। ऐसे में यहाँ पर क्लॉथ्स ले लो, मान लो 500 टी शर्ट्स है आपकी, तो 500 टी शर्ट्स ये बेच रही है, और हर एक टी शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो 140 है। एक टी शर्ट बनाने में यहाँ जो कॉस्ट लगी है आपकी कंप्लीट करने में इसको, वो मान लो 5 रुपीज लगी है। और सेल करने के लिए जैसे अब उसका ट्रांसपोर्ट करना होगा, कमीशन देने पड़ेंगे एजेंट्स को, यहाँ पर हमारे 10 रुपए लगे, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे जो है वो कितने लगे, 10 रुपए लगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हमारी 5 रुपए, और सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 140। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप ये लेकर चलो कि हमारे पास एनआरवी क्या होगा। तो एनआरवी में हम क्या करेंगे, 140 में से 5 रुपीज और 10 रुपीज को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 125 रुपीज आ गया, समझ में आ गया। तो अब एनआरवी जो है वो कितनी है हमारी, 125 रुपीज, जबकि जो कॉस्ट पर यूनिट है हमारी वो हमने कितनी लेकर चल रहे थे। कॉस्ट पर यूनिट हम ना क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट लेकर चलते हैं हमारी 100 एंड लेट अस से यहाँ पर 130 रुपीज। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, वी विल कंपेयर की कॉस्ट पर यूनिट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में कौन आपका कम है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास में अगर कॉस्ट पर यूनिट कम होता है तो हम अपनी बैलेंस शीट्स में या फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होती है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। अब लास्ट एग्जांपल में नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितनी थी, 125 रुपीज, और हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो बैठ रही थी वो कितनी बैठ रही थी, वो बैठ रही थी यहाँ पर 130 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर इसे सेव करने वाले हैं या रिकॉर्ड करने वाले हैं। ओके, अब मानकर चलो अगर कॉस्ट पर यूनिट हमारी यहाँ पर 95 रुपीज होती है, 110 रुपीज होती, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा हो जाती। तो हम किस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हमारी कॉस्ट पर यूनिट पर। तो जो भी कम होता है हम उसके साथ में यहाँ पर जाते हैं। तो ये आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म जो होता है इसके अंडर आता है। मीनिंग कि हम क्या करते हैं, जितने भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं तो उन्हें हमें रिकॉर्ड करना होता है। आगे समझ में इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारी डेफिनेशन पर वापस आ जाते हैं कि इन्वेंट्रीज हमारे पास क्या है। जैसे मैंने आपको 3 चीजें अभी बताई थी, तो फिनिश प्रोडक्ट्स जो कि आपने सेल के लिए यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल कोर्स हमारा बिजनेस का चल रहा है, एक बिजनेस नॉर्मली अपना काम करता है, तो उसमें क्या होगा, आप सामान भी बेचोगे है ना, तभी तो रिवेन्यू आएगा। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस की प्रोडक्शन जो है अभी यहाँ पर चल रहा है, प्रोडक्शन हुआ नहीं है। और रॉ मटेरियल्स की सप्लाईज में क्या होगा, जो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको वीट का एग्जांपल दिया, या फिर फैब्रिक होता है जब हमें टी शर्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड आइटम्स क्या है यहाँ पर, मशीन के स्पेयर्स हो जाते हैं, सर्विसिंग, तो आपके इक्विपमेंट्स यूज नहीं आ रहे हैं अभी, आपने मेंटेनेंस के लिए रखे हुए हैं, ना कि प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उनको हम एक्सक्लूड कर कर चलते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है यहाँ पर इन्वेंट्री के, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्वेंट्रीज में जो गुड्स आपने परचेज किए हैं रीसेल के लिए, मान लो आप किसी फैक्ट्री प्रोड्यूसर से यहाँ पर एक होलसेल बिजनेस हो, ठीक है, आपने एक फैक्ट्री प्रोड्यूसर से सामान खरीदा। अब वो आप क्या करोगे, एक रिटेलर को बेचोगे, तो आप यहाँ पर केवल सामान को इनसे लेकर आते हो और फिर अपने रिटेलर को सप्लाई कर देते हो। तो जो गुड्स आपने परचेज की है रीसेल के लिए, जैसे रिटेल मर्चेंडाइज हो गई, लैंड हो गई, कि भाई कुछ लोग यहाँ पर रियल एस्टेट पे काम करते हैं तो लैंड आपके रखते हैं सेल के लिए। फिर आता है आपका फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि फिनिश गुड्स अगर यहाँ पर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के पास जो गुड्स है वो होलसेलर को बेचने के लिए अपने पास रखेंगे ना। और वर्क इन प्रोग्रेस की भाई इसको हमें आगे जाकर अभी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करनी है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बट अगर यहाँ पर कोई मान लो आप शिप बना रहे हो, ठीक है, अब एक शिप अगर आप बना रहे हो तो शिप आपका एक दिन में तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा, है ना, एक साल में भी नहीं होता बहुत बार।
तो अगर यहाँ पर आपको 2 से 3 साल लग रहे हैं पर्टिकुलरली किसी हैवी मशीनरी को बनाने में, ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी बैलेंस शीट में तो चीजें दिखानी होती है ना, तो आप क्या करते हो, ऐसे में आप WIP दिखाते हो। तो WIP में हम किस तरह दिखाते हैं थोड़ा सा बताती हूँ। अब मान लो, ऐसा समझो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के 10 फ्लोर्स बनने हैं, बिल्डिंग का 1 साल में केवल 5 फ्लोर्स बन पाए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, ऐसे 2 बिल्डिंग्स बननी है मान लो, ठीक है, 2 बिल्डिंग्स बननी है 10-10 फ्लोर की। आपकी 2 बिल्डिंग्स के 5-5 फ्लोर्स तैयार हैं और बाकी 5-5 फ्लोर्स बचे हैं, मतलब क्या हुआ, 50% काम कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 2 बिल्डिंग के जो 10 फ्लोर बनने हैं उसकी जगह ये दिखा दूं कि एक बिल्डिंग के 10 फ्लोर्स बन चुके हैं, मतलब एक बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, ऐसा भी तो दिखा सकते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम ऐसा भी दिखा देते हैं कि भाई 1 पार्ट ऑफ अवर बिल्डिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो एक बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, हमारे पास 2 बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट था। चलिए आगे देखो, तो मटेरियल्स और सप्लाईज जो हैं आपकी प्रोडक्शन यूज के लिए अभी यहाँ पर हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए। तो ये ना थोड़े से कीवर्ड्स है, राइट। ये लैंग्वेज ऐसी है, तो आपको लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आप सीधे सीधे रॉ मटेरियल नहीं देकर मटेरियल्स एंड सप्लाईज दे देंगे, आप सोचेंगे ये है क्या, है ना। अब मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दूंगी तो ये प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज में समझाऊंगी, एक जो आपको समझ आ जाए, एक जो यहाँ पर थोड़ी बुकिश नॉलेज से आप बोल सकते हैं, राइट। चलो, क्या इंक्लूड नहीं होता, तो PPE जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो आपका AS 10 के अंडर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। ओके, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। PPE क्या है, अब आप एक मशीन मान लो, पूरी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री की अपनी खुद की जमीन होगी, उस पर आपने पूरी मशीन्स वगैरह लगाई होंगी, पूरा एक प्लांट होगा। तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिन्हें हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। एक बार परचेज करेंगे और बहुत साल तक हम इसका फायदा उठाते हैं, बेनिफिट लेते हैं इससे, है ना। अब एक बार मशीन खरीदोगे, बार बार थोड़ी खरीदते रहोगे बड़ी बड़ी मशीन्स को। और ऐसा नहीं है कि हम छोटी छोटी मशीन्स की ही बात कर रहे हैं, बड़ी मशीन जो यहाँ पर लाखों करोड़ों की भी आती है ना, आपका 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, किस तरह से। अब एक्सक्लूड क्या होता है आपका स्कोप से AS2 के, तो AS2 में आपकी क्या क्या चीजें नहीं आती है उसके बारे में बताओ। तो AS2 में हमारे पास में क्या क्या नहीं आता, सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है हमारे अंडर WIP, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पर कोई भी, जैसे सीमेंट है ना, अब AS2 जो है वो हमारा क्या नहीं लेकर चलेगा, AS2 हमारा यहाँ पर आपका सीमेंट को लेकर चल रहा है, लेकिन पार्ट बिल्ट स्ट्रक्चर नहीं लेकर चलता, ठीक है। पार्ट बिल्ट स्ट्रक्चर किसके अंडर आता है, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के। पार्ट बिल्ट स्ट्रक्चर क्या है, जो अभी मैंने 4 वाला एग्जांपल दिया था वो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, लेकिन वो जो हिस्सा है वो हमारा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में करते हैं, जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर इसके बाद में सर्विस प्रोवाइडर्स पार्शियल वर्क, तो सर्विस प्रोवाइडर्स पार्शियल वर्क में क्या आएगा, वॉयज इन प्रोग्रेस फॉर शिपिंग फ्रॉम, देखो आपने सामान भेजा, ठीक है, लेकिन वो अभी अब रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, आपने शिपिंग तो कर दी है सामान की, लेकिन वो पहुंचा नहीं है। तो अब यहाँ पर इसको आप किस तरह से दिखा रहे हो, उसको आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। इसके बाद में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है हेल्ड फॉर ट्रेड, तो यहाँ पर हेल्ड फॉर ट्रेड का क्या मतलब होता है, पहले तो मैं ये बता दूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। हेल्ड फॉर ट्रेड का मतलब होता है कि यहाँ पर आपने जैसे शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स आपने केवल और केवल प्रॉफिट के लिए खरीदे हैं, इनको आप इनकी मैच्योरिटी तक नहीं रख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख रहे हो, आप विद इन 90 डेज, ठीक है, विद इन 90 डेज आप इनको सेल कर दोगे। ओके, तो आप इनको इनके करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से रखते हो, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब जो है, ये हम यहाँ पर AS 13 में भी ये बोल रहे हैं आर ऑल्सो नॉट कवर्ड, ठीक है, ना ही इनको हम हमारी इन्वेंटरीज में लेकर जाते हैं। फिर आते हैं आपके कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिनरल्स, जिनको हम वैल्यू करेंगे NRV अंडर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। ओके, अब आगे आते हैं, तो नेचर ऑफ इन्वेंटरी बेस्ड ऑन बिजनेस टाइप आपका क्या होगा। अभी देखो, अब हमारे पास ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं।
ट्रेडिंग कंपनीज में हम क्या करेंगे, उन आइटम्स को रखेंगे जो हमारे डायरेक्ट रीसेल के लिए हमारे पास हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से क्या किया, आपने एज अ होलसेलर सामान परचेज किया और आप अब डायरेक्टली रिटेलर को सिर्फ दे दोगे, तो डायरेक्ट रीसेल हो रही है। ऑल्सो यहाँ पर हम एंसिलरी सप्लाईज रखते हैं। एंसिलरी सप्लाईज जैसे यहाँ पर हमारा पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ऑफिस स्टेशनरीज हो गई, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे आइटम्स हमारे होते हैं ना, उनको भी हम साथ में रखते हैं। और हमारे पास होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो उनके पास में हम रॉ मटेरियल्स देखते हैं। पार्ट या फैक्ट्री सप्लाई, पार्ट एंड फैक्ट्री सप्लाईज में हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई जो पार्ट्स है हमारे पास में, है ना, अलग अलग चीजें हम जो यूज कर रहे हैं, एंड वर्क इन प्रोग्रेस, जैसा मैंने बताया था कि जो हमारी स्टॉक्स की प्रोसेसिंग हो रही है, जो हमारा सामान है उसकी जो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, उसको भी हम लेकर चल रहे थे। इसके अलावा फिनिश गुड जो हमने एंड प्रोडक्ट्स हमारे बनाए हैं, ठीक है, तो इन सबको हम किस में लेकर जाएंगे, इन सभी को हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में लेकर जाते हैं। आगे समझ में, तो क्या होगा हमारे पास में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरफ से रॉ मटेरियल्स रहेगा, हमारे जो भी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ फैक्ट्री सप्लाईज है, पार्ट्स एंड फैक्ट्री सप्लाईज में क्या क्या आ जाता है, जैसे ल्यूब्रिकेंट्स आ गए, है ना, हमने अलग से स्पेयर पार्ट्स बचा कर रखे हैं हमारी फैक्ट्रीज के लिए, मशीनरीज के लिए। इसके अलावा सेफ्टी गियर्स हो गए, नट बोल्ट स्क्रूज, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। अब आ जाओ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट ईयर एंड। अब एक फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, देखो मैं ना ये इस हिसाब से भी पढ़ा रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी अकाउंट्स नहीं आती है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है बहुत बेसिक चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊँ। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, अगर हम 2024 का ले रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 ले रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2024 से हमारा 31 मार्च 2025 तक एक पूरा फाइनेंशियल ईयर था। तो अब हम जो क्लोजिंग इन्वेंट्री ले रहे हैं ईयर एंड में, वो हम कब से ले रहे हैं, 31 मार्च 2025 से। अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए हमारा जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ठीक है, वो किसके बराबर होगी, वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री के बराबर होगी। जैसे 31 मार्च की शाम में जो सामान आपका बचा हुआ था उसकी जो वैल्यू थी, क्या 1 अप्रैल अगले दिन सुबह में उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो गई होगी, नहीं, सेम ही होगी। इसीलिए जब ये वाला ईयर एंड हुआ, इसकी इन्वेंट्री हमारी किसके बराबर होगी, इस ईयर की शुरुआत की। आगे समझ, चलो। अब एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, जब हर एक अकाउंटिंग पीरियड आपका एंड हो रहा है, कंपनी क्या करेंगी, यहाँ पर असरटेन करेंगी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पर हम किस किस की वैल्यू लेकर चलेंगे, रॉ मटेरियल की, वर्क इन प्रोग्रेस की, फिनिश्ड गुड्स की और अदर्स की, ठीक है, जो अदर्स हमने अभी पीछे पढ़ा था। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे जो कॉस्ट हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की थी टू द नेक्स्ट पीरियड। यहाँ की कॉस्ट यहाँ देखोगे, वैसे ही लास्ट ईयर की कॉस्ट इस ईयर में देखी गई होगी, तो ये हमारी क्या हो जाती है, यहाँ की ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम जब वैल्यूएशन करते हैं ना, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और वो देखते हैं हमारी इन्वेंट्री, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एसेट क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होती है। एसेट जो यहाँ पर हमें, अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तो हमें पैसा देंगी, है ना, तो इन्वेंट्रीज जो होती हैं वो भी हमारे लिए एसेट्स होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगी। ऑफ कोर्स आप सामान बेचोगे या फिर सामान को प्रोसेस कर कर बेचोगे, दोनों में ही आपको पैसे वापस मिलेंगे, बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी कॉस्ट आपकी लगती है जो कि एक्विजिशन में और प्रिपरेशन में हुई है फॉर करेंट यूज और सेल। मतलब अब यहाँ पर आपने सामान जो है उसको प्रोसेसिंग कराई, तो प्रोसेसिंग में आपकी मशीनरीज यूज हुई, यहाँ पर लैंड यूज हुई, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अलग अलग यूटिलिटी सर्विसेज यूज हुई, लेबर ने आपके लिए काम कर कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगती है, बहुत सारी कॉस्ट लगती हैं, तो वो कॉस्ट को हम इंक्लूड कर। अब इंक्लूडेड कॉस्ट में आपका ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है। भाई आप यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आओगे, उसको तभी तो प्रोसेस कराओगे, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, बेचोगे तो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। और होता है कन्वर्जन कॉस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया कि किस तरह हम यहाँ पर मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी कॉस्ट लगती है, ठीक। अब इम्पोर्टेंस क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो सबसे पहले तो ये डायरेक्टली हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अफेक्ट करती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, जब बचपन में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, तो बोलते थे कॉस्ट प्राइस वो प्राइस हुआ जिस पर सामान खरीदा गया।
क्या केवल वही कॉस्ट लगती है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेबर लगती है, बहुत सारी अलग अलग कॉस्ट भी लगती हैं। तो हम ना अब कॉस्ट प्राइस की जगह, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, थोड़े और ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे बोलते हैं कॉस्ट। कॉक्स में हम क्या करते हैं? कॉक्स में हम वो सभी कॉस्ट लेकर चलते हैं जो हमारी इन्वॉल्व होंगी जब हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्टेड प्रॉफिट या लॉस हम अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर है तो यहाँ पर लोअर कॉस्ट लगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है और आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट भी तो हाई होगा। अब एक चीज बताती हूँ, देखो, हमारी जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, अब आप एक बिस्किट का यहाँ पर पैकेट लेने जाओ, जैसे दो बिस्किट सिमिलर क्वालिटी के हैं, सिमिलर टेस्ट देते हैं, ठीक है, अब उन दोनों के प्राइसेस भी सिमिलर होते हैं, राइट? तो ऐसे ही अब कंपनी कैसे समझो कि कंपनी को यहाँ पर जो दो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो इनकी यहाँ पर प्राइसेस अपने मन से चूज कर सकते हैं? कॉम्पिटिटर ने अगर यहाँ पर 5 रुपीज का एक पैकेट रखा, तो दूसरा कॉम्पिटिटर सेम टेस्ट, सेम सिमिलर टेस्ट, मान लो सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर टेस्ट सिमिलर साइज का यहाँ पर 50 रुपए का या 20 रुपए का रख सकता है? नहीं रख सकता। तो सेलिंग प्राइस ना बहुत ज्यादा हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती है। हमारे अंडर कंट्रोल में क्या होता है? जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसको हम यहाँ पर हमारी इनपुट कॉस्ट जो है, ठीक है, तो कोशिश कंपनीज की रहती है कि इनपुट कॉस्ट को कम रखें, ताकि सेलिंग प्राइस पर तो हम ज्यादा अपना ध्यान नहीं डाल सकते हैं और ओवरऑल हमारे प्रॉफिट्स मेंटेन कर कर रखें, इसीलिए हम लोअर रखते हैं हमारे कॉस्ट को भी। ठीक है, चलो अब आती है बात हमारी प्रूडेंस प्रिंसिपल इन वैल्यूएशन। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या होता है ये समझो। कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं इसको, पहले तो इतना बात समझो कि इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म। आप ना बहुत ही पुरानी बातें सोच के चल रहे हो, आप बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हो। आप क्या सोच रहे हो? वो हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, तो लॉस को हम मेंशन कर कर चलेंगे हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट छोड़ दो, क्या पता हो ना हो, क्यों फालतू में लेकर चलना है, ओवर वैल्यू हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लॉसेस को लेकर चलते हैं, कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं। तो ये लाइन याद कर लो, अब लॉसेस जो है उन्हें हम एंटिसिपेट करते हैं, प्रॉफिट्स को नहीं करते। ठीक है, तो अब जब हमारी एनआरबी वाला हमने एग्जांपल पढ़ा था, एनआरवी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको बताया था कि एनआरवी और कॉस्ट में जो भी कम होगा उसे हम लेकर चलेंगे, राइट? तो अगर एनआरवी दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपके इन्वेंट्री की लेस देन इन्वेंट्री कॉस्ट है, तो हम इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर लेकर चलेंगे। बेसिकली जो भी कम होता है उसमें रिपोर्ट करेंगे, ताकि हम अपने प्रॉफिट को यहाँ पर, रिपोर्टेड प्रॉफिट को कम कर लें, या फिर जो एंटिसिपेशन है लॉसेस का वो कर सकते हैं। अगर एनआरवी ज्यादा है और इन्वेंट्री कॉस्ट कम है, तो हम इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आगे समझ में? तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल है प्रूडेंस का, उसको फॉलो करना होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पर रियलाइज्ड गेन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि रियलाइज्ड गेन्स क्या होते हैं तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। देखो, रियलाइज्ड गेन्स का मतलब है यहाँ पर कि हमारे पास से जो अमाउंट है, देखो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है रिकॉग्नाइज करना गेन्स को, एक होता है रियलाइज करना। तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि अगर मान लो यहाँ पर मैंने कोई गुड्स भेजे हैं, तो वो गुड्स अगर मैंने सेल किए, तो जब तक वो ओनर के या फिर हमारे जो सेलर हैं उनकी इन्वेंट्री से चले नहीं जाते हैं, किसके पास में? बायर के पास में। या बायर जब तक उन्हें रिसीव नहीं कर लेता है तब तक वो यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक बार वो यहाँ से चले गए, डिस्पाइट यहाँ पर हो सकता है उनको कैश या पेमेंट जो है वो बाद में मिले, वो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रियलाइज गेन्स का क्या मतलब होता है कि इन हैंड हमें कैश रिसीव हो चुका है, या तो फिर यहाँ पर हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें अमाउंट हमें मिल गई है। तो ये होते हैं हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड गेन्स एंड रियलाइज्ड गेन्स। ओके, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज।
तो पहले तो ना एक बहुत सिंपल सी चीज बता देती हूँ मैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें 3 मेथड्स दिए जाते हैं, मतलब नॉर्मली हमारे 3 मेथड्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बोलता है कि भाई आप यहाँ पर फीफो मेथड यूज कर सकते हो और आप यहाँ पर वेटेड एवरेज मेथड यूज कर सकते हो। एक और मेथड होता है जिसका नाम है लीफो। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लीफो क्या बोलता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फॉलो नहीं होता। और वेटेड एवरेज बोलता है सबका एवरेज निकाल लो और तब यहाँ पर कॉस्ट माइग्रेशन करो। ठीक है, आगे आ जाओ, धीरे धीरे और समझते हुए चलेंगे। तो इन्वेंट्रीज को हम वैल्यू करते हैं एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारा कम है एनआरवी और हमारी कॉस्ट में जो भी कम होगा हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। किसने बोला? ये प्रूडेंस प्रिंसिपल ने बोला या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ने बोला? अब ये प्रिंसिपल ये इंश्योर कर रहा है कि जो एसेट्स हैं उनको हम ओवर स्टेट ना करें। ऐसा ना हो कि उनका प्राइस बहुत ज्यादा दिखा दे। क्यों? अगर हमने ओवर स्टेट कर दी वैल्यू तो मेरी बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू है वो भी बहुत हाई चली जाएगी, है ना? इसका मतलब मैं चीजें सही से नहीं दिखा रही। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना जो कि हमारी अमाउंट हम रिकवर भी ना कर पाए सेल के थ्रू या यूज के थ्रू। अब इन्वेंट्री में आपके पास आता है रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल है तो इसकी क्या करोगे? यहाँ पर प्राइसिंग इसकी कॉस्ट के ऊपर रखते हो। कॉस्ट क्यों रख रहे हो? क्योंकि आपने इतने में परचेस करा है। ठीक है, तो हम बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर रखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर आपने गुड्स परचेस किए हैं। जब आप गुड परचेस करते हो तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप देखोगे कि हमारे पास में जो कॉस्ट है, ठीक है, वो ही हम मेंशन कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम ना हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं, जिसमें जितने का हमने कोई सामान खरीदा हम उसको उतना ही प्राइस यहाँ पर शो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट कॉस्ट की, भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? देखो आपने आज यहाँ पर कोई सामान खरीदा, अब वो जो सामान आपने आज खरीदा है, ठीक है, और आज से 10 दिन पहले आपने एक सामान खरीदा, तो आज जो सामान खरीद रहे हो उसका प्राइस है 5 रुपए। जब आज से 10 दिन पहले खरीदा था तब था ये 4 रुपए का। तो यहाँ पर आपके पास में रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है आप उसको क्यों ले रहे हो? ये करेंट मार्केट प्राइस है। इस जब यहाँ पर एक यूनिट को आप इस एक यूनिट को यूज किया, इसलिए इस एक यूनिट को खरीदना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल भी तो बार बार यूज हो रहा है, तो नया रॉ मटेरियल ला रहे हो, तो रिप्लेस कर दिए ये वाली एक यूनिट तो इस एक यूनिट को, तो ये हो जाती है हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो हम या तो कॉस्ट पर लेकर चलते हैं या तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर। फिर आता है फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस, डब्ल्यूआईपी जिसे बोल रहे थे। तो इनमें जो भी हमारा लोअर होगा, किसमें? एनआरबी और कॉस्ट के बीच में। अब कॉस्ट में हमारा क्या क्या आता है? एक तो आपने रॉ मटेरियल यहाँ पर परचेज किया, फिर उसको प्रोसेसिंग कराई, और यहाँ पर अदर कॉस्ट आपकी आ जाती है। इन्हें बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आप अपनी कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ोगे। फिर आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या होगा? रियलाइजेबल वैल्यू में से आप यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस था उसको माइनस कर रहे थे, जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे, और यहाँ पर क्या माइनस कर रहे थे? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। मैंने बताया था ना, पूरा का पूरा आपको सिखाया था किस तरह से हम करते हैं। तो हमारे पास एस्टिमेटेड सेल प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड कॉस्ट नेसेसरी टू कंप्लीट द सेल। ये हम यहाँ पर इसको माइनस कर देते हैं। तो एनआरबी क्या है? एक एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है। यहाँ पर हम फेयर वैल्यू लेकर नहीं चल रहे। ठीक है, फेयर वैल्यू एक तरीके से आपका करेंट मार्केट प्राइस हो जाता है। एनआरबी जो है वो आपकी एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है कि भाई यहाँ पर एक एंटिटी को हम इतने प्राइस पर बेच सकते हैं, उसमें से हमारी अदर कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। अब आ जाओ फेयर वैल्यू क्या होता है? ये हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 113 में बताया गया है। तो ये हमारा वो प्राइस है जो कि यहाँ पर हम रिसीव करते हैं जब हम एक एसेट को बेचते हैं, या फिर हम यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हो सकता है कि हमने यहाँ पर अपने फ्रेंड से 10,000 रुपए उधार लिए थे, तो जब हम उन्हें 10,000 रुपए देंगे और साथ में हमारे अपना इंटरेस्ट देंगे, तो ओवरऑल हमारे पास से क्या प्राइस जा रहा है, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है? फेयर वैल्यू होती है। अब आ जाओ कंपोनेंट्स क्या है इन्वेंट्री कॉस्ट के। ओके, उससे पहले ना एक एग्जांपल है, इसको कर लेते हैं फिर हम समझते हैं।
तो कॉस्ट ऑफ अ पार्शियली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ सम ईयर is 150 rupees. The unit can be finished next year by a further expenditure of rupees 100. Finished unit can be sold at rupees 250 subject to a payment of 4% brokerage on selling price. Assume that the partially finished unit cannot be sold in semi finished form और जो NRV है वो जीरो है विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या बता रखा है, हमें बता रखा है कि अगर इसको हम मार्केट में बेचते हैं फिनिश यूनिट्स को तो ये 250 रुपीज़ का आपका सेल हो जाएगा। बट इसमें हमें साथ में यहाँ पर 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगने वाला है, राइट। तो वो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले माइनस किया। इसके बाद में अभी पहले चलो माइनस भी नहीं करते, पहले ना हम कॉग्स की तरह जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं वैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अभी कंप्लीट करने में हमें 100 रुपीज़ लगने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर 4% का ब्रोकरेज हमें बेच देना पड़ेगा जो हमारे सेलिंग प्राइसेस हैं उसके ऊपर। तो 4% हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4% हम अपना 250 रुपीज़ का निकाल लेंगे, राइट। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में ये बोल रहे हैं हमसे कि आपको तब इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू अदरवाइज जीरो रहेगा, ठीक है। तो 100 और 4 इंटू 250 आके आपका 10 रुपीज़। तो आपके पास में यहाँ पर 250 में से आपने कितना माइनस करना है, 110 को आप पहले माइनस कर लोगे। माइनस किया 140 रुपीज़ आ गया। ये जो 140 रुपीज़ है ये है आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बट ये बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट कितनी है, 150 रुपीज़ है। तो अब आप देखो कि कॉस्ट कितनी है, आपकी 150 एंड एनआरवी आपकी कम है, तो आप किस पर रिकॉर्ड करोगे, आप एनआरवी पर रिकॉर्ड कर रहे होते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने देखा कि हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, माइनस हमने देखा एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हमारे पास क्या है, माइनस हमने देखा कि एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने लग रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें अपनी वैल्यू पता चलेगी इन्वेंट्री की। हमारे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी जिसको हम कंपेयर करेंगे हमारी कॉस्ट से, और जो भी कम होगा उसके साथ में हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कॉस्ट कंपोनेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ परचेज। अब आप कोई सामान खरीदते हो तो सामान खरीदोगे उसके ऊपर टैक्सेस देने पड़ते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कराना होता है तो परचेज हो गया। इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री से, आपने परचेज किया था, टैक्सेस पे करते हो, यहाँ पर जैसे जीएसटी वगैरह लगता है, ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट आपकी लग जाती है, और डायरेक्ट एक्विजिशन कॉस्ट लग जाती है। इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट्स माइनस करते हो। ट्रेड डिस्काउंट्स क्या है, ट्रेड डिस्काउंट्स वो डिस्काउंट है जो सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब मार्केट में सामान जो है वो 10,000 रुपए की वैल्यू पर बिक रहा है, लेकिन ट्रेडर जो है उससे आप काफी साल से सामान ले रहे हो, उसने आपको 9,000 का दिया, तो यहाँ पर 1,000 रुपए का क्या हुआ, आपको डिस्काउंट मिल गया। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। एक होती है रिबेट। रिबेट क्या होती है, मान लो आपने सामान खरीदा था और आपने बोला कि भाई जो मैं यहाँ पर आपको पेमेंट करूंगा वो अगले महीने की 10 तारीख को करूंगा, लेकिन आपने इसी महीने उनका जो बिल था वो पे कर दिया। तो ऐसे में जो ट्रेडर होता है वो आपको रिबेट दे देते हैं, ठीक है। और इस तरह के और भी कुछ डिडक्शंस आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो यहाँ पर मटेरियल, लेबर, ये आपकी कॉस्ट आती है और ओवरहेड्स आ जाते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल आपने 50 यूनिट्स यहाँ पर 5 रुपए की खरीदी मान लो, तो आपके पास में ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट। फिर लेबर होती है। लेबर किस तरह से लगाते हैं हम, यहाँ पर एक तो आवर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भाई कितने आवर्स काम करेंगे और कितने लोग काम करेंगे, राइट। तो हमने कितने आवर्स उनसे काम करवाया। फिक्स्ड ओवरहेड्स हमारे पास होते हैं। अब जैसे हमारे पास में डेप्रिसिएशन होती है, मशीनरीज हमारी डेप्रिशिएट करती हैं, मैनेजमेंट की सैलरीज होती हैं, एडमिन सैलरीज वगैरह आ जाती हैं आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। फिर इसके बाद में हम इन्हें नॉर्मल कैपेसिटी पर लगाते हैं कि भाई यहाँ पर नॉर्मली हमारा कितना आ रहा है। अनयूज्ड ओवरहेड्स हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारा अंडर प्रोडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर हम उनको भी एक्सपेंस करते हैं इमीडिएटली। तो ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक एग्जांपल देती हूँ, आपने कोई जमीन ली, ठीक है, अब वो जमीन आपने रेंट पर ली, अब आप उस पर 50 रुपए का यहाँ पर जमीन खरीदो, अब आप उस पर 50 यूनिट्स बनाओ, सॉरी, या फिर आप उस पर 100 यूनिट्स बनाओ,
ठीक है। अगर रेंट आप 5,000 रुपए दे रहे हो तो आप 5,000 ही रेंट दोगे ना, तो ये हो गया आपका एक तरीके का फिक्स्ड ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड्स कौन से हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए, जैसे अब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, आपने 5 घंटे मशीन चलाई तो 5 घंटे आपकी कॉस्ट लगेगी। आपने 10 घंटे मशीन चलाई तो 10 घंटे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स यूज होंगी। तो यहाँ पर कॉस्ट आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही होती है। अब एक बार थियरी देख लेते हैं। तो फिक्स्ड ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि कांस्टेंट रहेंगी आपके वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जैसे डेप्रिसिएशन या मेंटेनेंस कितनी हो रही है फैक्ट्री बिल्डिंग इक्विपमेंट्स की, या राइट ऑफ यूज एसेट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे लीजिंग में हमें राइट ऑफ यूज मिलता है। ओके। एंड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ पर एक गार्ड रख रहे हो तो गार्ड का सैलरी तो सेम ही रहेगा ना, आपने 20 यूनिट्स बनाई या 10 यूनिट्स बनाई। तो अलोकेशन कैसे किया जाता है? यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन के लिए नॉर्मल कैपेसिटी पर ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज। अब नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है? वो प्रोडक्शन यहाँ पर जो कि हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और इन एवरेज बेसिस, कि हर साल अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फैक्ट्री में कितनी यूनिट्स बन जाती हैं, तो कोई ओनर यहाँ पर हमें बताते हैं कि हमें इतनी यूनिट्स बना लेते हैं हम इतने पीरियड के अंदर अंदर। तो ये हमारे पास में क्या होता है? नॉर्मल कैपेसिटी हो जाती है। इसमें हमारे पास कुछ लॉस ऑफ कैपेसिटी भी होगी, जैसे मान लो अगर आपका ओएनजीसी है, आप कभी ओएनजीसी में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लीकेज ना हर साल वहां पर होता ही होता है, ऑयल स्पिलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास में प्लान्ड मेंटेनेंस की वजह से भी कुछ लॉस ऑफ कैपेसिटी हो गई। तो एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारी एक अप्रोक्सीमेट यूज कर रही है नॉर्मल कैपेसिटी की। जब प्रोडक्शन लेवल्स हमारे एबनॉर्मली लो होते हैं तो अनअलोकेटेड ओवरहेड्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंस। तो मान लो अभी हमारी कोई नई नई फैक्ट्री शुरू हुई है, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो हम करेंगे नहीं, उतनी डिमांड नहीं होनी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्शन लेवल्स हैं उनको देखते हुए अनअलोकेटेड ओवरहेड्स को एक खर्चे की तरह दिखाते हैं उस पीरियड में जिसमें वो हुए हैं। अगर एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो कभी पीक पर डिमांड चली गई, जैसे कोविड में आपने देखा था मास्क की डिमांड गई थी, तो अमाउंट जो है फिक्स्ड ओवरहेड्स की वो हम ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में से यहाँ पर डिक्रीज कर लेते हैं ताकि जो इन्वेंट्रीज हैं वो हमारी अबव कॉस्ट ना जाए। तो हमने क्या किया, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है उसको हर एक यूनिट में की कॉस्ट से माइनस कर लिया, ताकि जो कॉस्ट है हमारी इन्वेंट्री की, हमने देखा था ना इन्वेंट्री की एक नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, कॉस्ट होती है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट से ऊपर हमारी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो कि हमारी डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, डायरेक्टली चेंज हो रही हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ में, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो गए, लेबर हो गया। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हम हर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में लगाते हैं, कितना एक्चुअल यूज हुआ है प्रोडक्शन फैसिलिटीज का उसको देखते हुए। इतना समझ में आ गया? फिर आती है अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या आएगा? वो कॉस्ट जो कि यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री को करेंट कंडीशन या लोकेशन पर लाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिजाइन डेवलपमेंट लेकर चलते हैं हमारे कस्टम प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मान लो चेयर्स है ना, अब चेयर्स बनवानी थी किसी को, तो हम यूजुअली जो है वो यहाँ पर रेक्टेंगल चेयर्स देते हैं। वो चाहते थे कि नहीं, इन रेक्टेंगल चेयर्स में ना आप एक काम और करना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा, या तो मान लो कि इस तरह से इस शेप में दे देना। तो अब यहाँ पर माइट में हमें थोड़ी एक्स्ट्रा वुड यूज हो रही हो या फिर थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही हो, तो ये हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है कस्टम बेस्ड जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। राइट, along with that हमारी कुछ यहाँ पर करेंट कंडीशन और लोकेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी बहुत ही गर्म एरिया में रह रहे हो और आप पेरिशेबल गुड्स मंगवा रहे हो, पेरिशेबल मतलब जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रेफ्रिजरेशन की कंडीशंस के लिए अकॉर्डिंगली कॉस्ट इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लूड क्या करते हो, इसमें आप अपनी इंटरेस्ट या बोरोइंग कॉस्ट एक्सक्लूड करते हो। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डेट। अब आप मान लो यहाँ पर इंटरेस्ट किसी से लोन लेते हो, ठीक है, तो लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो आपकी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ डेट हो गई, बोरोइंग कॉस्ट आपकी आ जाती है। तो ये लॉन्ग प्रोडक्शन इन्वेंट्रीज के लिए हम नहीं लेकर चलते हैं, बाकी में लेकर चलेंगे। कुछ एक्सचेंज डिफरेंसेस है, उन्हें भी एक्सचेंज यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सक्लूड करते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस क्या, जब फॉरेन करेंसी में यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हो, रुपीज से फॉरेन करेंसीज की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक्सचेंज रेट चेंज होते रहते हैं।
और अमोर्टाइजेशन अनरिलेटेड इंटेंजिबल्स का। अमोर्टाइजेशन क्या है? जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? फिक्स्ड एसेट पर। अमोर्टाइजेशन किस पर लगता है? सॉरी, यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स पर। और अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पर। इंटेंजिबल एसेट्स में बहुत बार बता चुकी हूँ, वो एसेट्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रोडक्शन रिलेटेड आईपी अमोर्टाइजेशन को इंक्लूड कर सकते हो, बाकी अनरिलेटेड इंटेंजिबल्स को आप एक्सक्लूड कर कर सकते हो। अब देख लो, यहाँ पर आपके लिए पूरा का पूरा एक टेबल बना हुआ है माइंड मैप के थ्रू। तो कन्वर्जन कॉस्ट में आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, डायरेक्ट लेबर और ज्वाइंट कॉस्ट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइंट कॉस्ट क्या होती है वो भी मैं एक बार समझा दूंगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आ गई। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम नॉर्मल कैपेसिटी पर लेकर जा रहे थे और या फिर हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन पर। वेरिएबल को हम एट एक्चुअल प्रोडक्शन ले रहे थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मैंने समझाया था। अब आते हैं ज्वाइंट कॉस्ट पर। ज्वाइंट कॉस्ट के लिए मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखो किसका एग्जांपल दें, कोल tar का देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आपने यहाँ पर क्रूड ऑयल था। ठीक, क्रूड ऑयल को मैंने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने से मेरे पास बना पेट्रोल, डीजल और एलपीजी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मैंने और प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग कर कर यहाँ पर कोल tar बना लिया। तो कोलतार हमारे पास हो गया, राइट। अब यहाँ पर मैं बोलूंगी कोलतार जो है ये तो हो गया बाई प्रोडक्ट। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जो है ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो मान लो 3000 रुपीज में प्रोसेसिंग हुई है क्रूड ऑयल की, तो 1000 रुपीज में प्रोसेसिंग होगी पेट्रोल की, 1000 में होगी आपकी डीजल की, और 1000 रुपीज हम लेकर चलेंगे एलपीजी के लिए। मीनिंग हमने ये जो 3000 रुपीज है इनमें एट्रीब्यूट कर दी इस कॉस्ट को। अब पेट्रोल में मान लो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में 2000 रुपीज लगे, तो टोटल इनपुट कॉस्ट कितनी लेंगे हम? 2000 प्लस 1000 यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की 3000 रुपीज। अगर हमारे पास में डीजल और एलपीजी नहीं होता तो हम क्या करते? केवल पेट्रोल को लेकर चलते, तो ये 3000 हमारे पास टोटल कॉस्ट प्लस 2000 5000 रुपीज रहता। अब बाई प्रोडक्ट का क्या फायदा होता है? हम ना बाई प्रोडक्ट का देखते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे कि हमें नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। मान लो एक्स रुपीज मुझे लगे इसमें, लेट अस से 100 रुपीज लगे मुझे प्रोसेसिंग में, और ये आपका जो बाई प्रोडक्ट है ये बिका 2000 रुपीज का, तो यहाँ पर 1900 रुपीज जो है वो मैं डिडक्ट कर दूंगी पेट्रोल की प्रोसेसिंग से। तो इससे मुझे जो है क्या अमाउंट मिल जाता है। अब थोड़ी सी हम इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। दो या दो से ज्यादा मेन प्रोडक्ट्स जो है वो हमने सेम प्रोसेस से यहाँ पर ड्राइव किए हैं विद सिग्निफिकेंट वैल्यू। यहाँ तक हमने रिफाइनिंग सेम की। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनकर आ रहे थे, तो ये जो जॉइंट कॉस्ट थी इसको हमने रैशनली यहाँ पर स्प्लिट कर लिया था। जैसे मैंने यहाँ पर 1:1 का हमारा क्या लिया था? रेशियो लिया था। फिर बात आती है बाई प्रोडक्ट्स की। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो माइनस क्या कर रहे हैं? सेल्स वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अगर हम मेन प्रोडक्ट से कंपेयर करें, पेट्रोल से कोल tar तो काफी सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें ये हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रखेंगे, और जो वैल्यू है वो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ओवरऑल यहाँ पर एक प्रॉफिट हो जाता है, एक तरीके से हमारे एक और प्रोडक्ट जो है वो भी यहाँ पर सेल हो जाता है। अब आ जाओ कॉस्ट फॉर्मूलाज हमारे क्या है। तो इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज कर कर मेजर होती है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो हम इसको कब यूज करते हैं? जब इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स जो है वो हमारे क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन यूज करते हैं। फिर आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको समझाने के लिए ना अपन नेक्स्ट पेज पर आते हैं, मैं एक बार ना आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि फिर इसको हमें बार बार समझना ना पड़े। तो लिंफो, पीफो एंड वेटेड एवरेज। अब होता क्या है पीफो में? देखो, मान लो आपने यहाँ पर डेट्स ले लो। फॉर एग्जांपल आपने डेट लिया, आज का डेट है 25 जून है, राइट। तो 25 जून को आपने मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो खरीदी है 10,000 यूनिट्स। और किसकी ले सकते हो आप? किसी भी चीज की ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लो बोर्ड की, मोबाइल्स की ले लो। ठीक है, तो हर एक मोबाइल मान लो यहाँ पर आपने जो लिया था वो 1000 रुपीज का था। 26 तो या 28 जून ले लो। 28 जून को आपने यहाँ पर 15,000 यूनिट्स ली और वो आपकी 1500 की थी।
29 जून को आपने अगेन यहाँ पर 20,000 यूनिट्स ली, जो कि आपके लिए रही 2000 रुपीज की। अब मान लो आपके पास में एक ऑर्डर आता है जिसमें आपसे वो लोग बोलते हैं, 1 जुलाई को एक ऑर्डर आया जिसमें वो आपसे यहाँ पर 40,000 यूनिट्स आपसे डिमांड करते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर क्या प्राइसिंग लोगे? तो सबसे पहले 10,000 आप यहाँ से लोगे, फिर यहाँ पर 15,000 लोगे, 25,000 हो गया, और बाकी जो यहाँ पर 15,000 बची आपकी यूनिट्स वो आप यहाँ से लोगे। तो क्या करोगे आप? 10,000 इंटू 1,000 रुपीज, फिर यहाँ पर 15,000 इंटू 1,500 रुपीज, और 2,000 इंटू 15,000, राइट? तो यहाँ पर आपके पास 40,000 यूनिट्स हो गई। अब आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे कि भाई आपके पास टोटल कितनी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, तो इससे आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट मिल जाएगी, राइट? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर ओवरऑल प्राइस निकाल लोगे कि क्या आपका प्राइस रहेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे वेटेड एवरेज की। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट समझ में आ गया? जो पहले आया उसे आप पहले ले रहे थे, ये आपने पहले खरीदी यूनिट्स, तो आप पहले इनको कंज्यूम करोगे। अब मान लो यहाँ पर आपसे 5,000 यूनिट्स बोला जाता, तो आप क्या करते? 5,000 यूनिट्स के लिए इसमें से लेते, 25 जून वाला रेट लगाते, ठीक है, और ये वाली यूनिट्स को यूज करते। लीफो में क्या करते हैं? लीफो में अगर 40,000 यूनिट्स का आपके पास में ऑर्डर आता है, तो आप क्या करोगे? पहले तो ये वाली 20,000 यूनिट्स यूज करोगे, तो 20,000 इंटू 2, ठीक। इसके बाद में आप ये वाली 15,000 यूनिट्स यूज करोगे, तो ये आपके लिए 1,500 रुपीज की खरीदी थी आपने, और फिर क्या करोगे? आपके पास 5,000 यूनिट्स और बची, तो वो आप यहाँ से लोगे, तो 5,000 इंटू 1,000, तो ये क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको आप पहले बाहर निकाल रहे हो अपनी इन्वेंट्री से, तो यहाँ पर आपके पास टोटल प्राइस आ जाएगा। तो ये आपके लिए क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इससे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर वैल्यूएशन आ गई आपकी इन्वेंट्री की। अब आ जाओ वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? यहाँ पर आपके लिए बहुत सिंपल है। मान लो आपको यहाँ पर अब एक यूनिट का पहले प्राइस निकालना होगा कि एक यूनिट का प्राइस कितना है। तो टोटल यूनिट्स आपके पास कितनी है? 10,000, 15,000, 20,000, राइट? तो यहाँ पर ये कितनी हो गई आपकी? 30 और 10, 40, 45,000 यूनिट्स हो गई। तो 45,000 आपने नीचे लिखा, और क्या करोगे? यहाँ पर 10,000 इंटू 1,000 प्लस, एक सेकेंड, हाँ, 10,000 इंटू 1,000 प्लस 15,000 इंटू 1,500 और प्लस 20,000 इंटू आपका 2,000। तो इससे आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक यूनिट का प्राइस आ जाएगा। एवरेज निकाल लिया आपने बेसिकली, ठीक है ना? तो आपके पास टोटल यहाँ पर कितनी यूनिट्स है, उनका प्राइस क्या है अपॉन टोटल यूनिट्स। तो एक यूनिट का आपके पास प्राइस आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली इसको प्राइसिंग करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है। अब आ जाओ यहाँ पर, तो क्या कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में? ओल्डेस्ट इन्वेंट्री जो है, तो सबसे पहले इन्वेंट्री आई थी उसको पहले बेचेंगे। तो यहाँ पर न्यूएस्ट परचेज जो है वो आपको कैसे पता चलेगी? एंडिंग इन्वेंट्री से। जब यहाँ पर 5,000 यूनिट्स बच गई, 45,000 में से 40 हमने सेल कर दी, कितनी बची? 5,000 यूनिट्स बची, तो वो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री हो गई। वो हमें बता रही है कि भाई न्यूएस्ट परचेज कौन सी है। तो इसे हम कब यूज करते हैं? पेरिशेबल गुड्स में। जैसे फ्रूट्स वेजीज जल्दी खराब होते हैं, तो जितने पुराने होते हैं उन्हें हम जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके खराब होने का जल्दी टाइम आ जाता है। या फिर रिटेल एनवायरमेंट्स में ऐसा होता है, आप देखते हैं ना एक्सपायरी डेट्स आ जाती हैं सामान की। फिर यहाँ पर आप इसको कब यूज करते हैं? जब आपको एक्चुअल फ्लो को अपनी अकाउंटिंग के साथ में मैच करना होता है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट में हम आइडेंटिकल या नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को लेकर चलते हैं, तो हम एक एवरेज यूनिट कॉस्ट जो होगी उसको यहाँ पर कैसे निकाल रहे हैं? डिवाइड करेंगे जो टोटल कॉस्ट थी अपॉन हमारे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे आप लास्ट एग्जांपल में देखेंगे, लास्ट एग्जांपल में यहाँ पर मैंने आपको टोटल कॉस्ट निकाली थी
राइट। तो जितनी हमारे पास में यूनिट्स थी अकॉर्डिंगली हमने टोटल कॉस्ट निकाली अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स हमने यहाँ पर निकाल लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज यूनिट जो है इसकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवाइज करेंगे विद एवरी रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो हर एक यूनिट कॉस्ट को हम हर बार रिवाइज कर रहे होते हैं, एंड ये हमारे पैकेज्ड इन्वेंट्री सिस्टम में चलता है जो कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं, और इनके रिजल्ट्स ज्यादा डिफरेंट नहीं आते हैं फीफो से इन टाइम्स ऑफ रिलेटिवली लो इन्फ्लेशन। मान लो फीफो में आपके कोई खास चेंजेस हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पर दोनों ही आपको सेम कॉस्ट दे रहे होंगे। अंडर द वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला, जो कॉस्ट है हर एक आइटम का वो हम वेटेड एवरेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स निकालते हैं एट द बिगनिंग ऑफ अ पीरियड एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर आइटम्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। जैसे मैंने आपको अभी पूरा एग्जाम्पल दिया था ना, वही वाले एग्जाम्पल की बात यहाँ पर हमसे की जा रही है। अच्छा, अब आपको ना यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल 3 में, इसको और देख लेते हैं। तो एक ट्रेडर हैं जिन्होंने परचेज किए कुछ आर्टिकल्स दैट इज फॉर 85,000 रुपीज। अब इन्होंने कुछ आर्टिकल्स को यहाँ पर क्या किया है, 1,05,000 रुपीज पर बेच दिया। एवरेज परसेंटेज जो है इनकी ग्रॉस मार्कअप की वो 25% ऑन कॉस्ट है। ओपनिंग स्टॉक इन्होंने बोल रखा है इन्वेंट्री जो है वो 15,000 रुपीज है। तो अब हमें कॉस्ट बतानी है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ओपनिंग स्टॉक और हमारी जो परचेज है उसकी सेल वैल्यू कितनी है। तो हमारे पास में इन्होंने कुछ आर्टिकल्स कितने रुपीस के खरीदे, 85,000 के, और जो पहले से इनके पास आर्टिकल्स थे वो यहाँ पर 15,000 रुपीस के आर्टिकल्स इनके पास पहले से थे। ठीक है। इनटू यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमारे पास में जो ग्रॉस मार्कअप परसेंटेज दे रखा है वो 25% इन्होंने दे रखा है। तो इनटू हम यहाँ पर इसको 1.25 से लेकर चलेंगे, राइट। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमने देखा कि हमारे पास जो सेल्स हुई है वो सेल्स कितनी की हुई है, 1,05,000 रुपीज की हुई है। तो सेल वैल्यू जो अनसोल्ड स्टॉक की है वो हमारे पास में आ जाएगी इस वैल्यू को डिडक्ट कर कर। तो ये आई है 20,000 रुपीज की। तो अब आप देखेंगे कि ग्रॉस मार्कअप आप कैसे निकाल रहे हैं इसका। तो ग्रॉस मार्कअप निकालने के लिए आप 25,000, ठीक है, सॉरी 20,000 इंटू 1.25 अपॉन इंटू 0.25 यहाँ पर कर देंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि कितना आपके पास में ग्रॉस मार्कअप जो है वो डिडक्ट होना है, एंड देन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे सामने आ जाती है। आ गया इतना समझ में कि किस तरीके से जो सेल वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक की और परचेज की वो हमने निकाली। उसे निकालने के बाद में हमने यहाँ पर देखा ग्रॉस मार्कअप हमारे पास 25% ऑन कॉस्ट लगा हुआ था। तो पहले हमने ओवरऑल इन्वेंट्री की निकाली। अब उसमें से कुछ आइटम्स हमने बेच दिए तो हमारे पास कुछ ही आइटम्स बचे। तो जितना आइटम हमने यहाँ पर बेचा है, ठीक है, उसके अलावा अनसोल्ड वैल्यू स्टॉक की जो है उसमें से हमने मार्कअप प्राइस को माइनस कर दिया। मार्कअप प्राइस को माइनस करने के बाद में हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारी इन्वेंट्री की पता चल जाती है। आगे समझ में। अब आते हैं हम लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या कर रहे थे, जो लास्ट में आएगा वो पहले बाहर जाना था, राइट। तो ये हमारे पास में इंड एस 2 के अंडर भी वैलिड नहीं है और एस 2 के अंडर भी वैलिड नहीं है। मैच करनी थी करेंट कॉस्ट को करेंट रेवेन्यूज के साथ में, सो दैट प्रॉफिट या लॉस जो है वो यहाँ पर होल्डिंग गेन या लॉसेस के इफेक्ट को हटा सकें। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ क्या लेकर आना था, जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मैंने आपको समझाई थी एकदम शुरुआत में, वो हम यहाँ पर उसके क्लोज की कॉस्ट लेकर आ रहे थे ताकि हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको शो कर सकें। जो पीरियड एंड बैलेंस इन्वेंट्री का वो हमें रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट परचेज ऑफ द आइटम, जो हमने सबसे पहले खरीदा होगा, मीनिंग जो सबसे लास्ट में खरीदा होगा, सॉरी, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर बेच रहे होते हैं। एंड वही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीसेंट कॉस्ट लेवल से हमारे पास ज्यादा कोई डिफरेंस देखने के लिए या रिलेशनशिप देखने के लिए नहीं मिलती। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या करते हैं, लेटेस्ट इन्वेंट्री जो हमारे पास सबसे अभी लास्ट में आई थी इन्वेंट्री, सबसे पहले जो हमारी बेसिकली लेटेस्ट क्या होता है, जो हमने अभी जस्ट अभी खरीदी होगी सबसे लास्ट में, वो हमारी पहले यूज हो रही है। ये हमारी इंड एस 2 में और एस 2 दोनों में ही अलाउड नहीं है। और ये क्या करती है, मैच करती है करेंट कॉस्ट को करेंट रिवेन्यूज के साथ में, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यू डिस्टॉर्ट हो जाती है। क्यों, मान लो अब यहाँ पर आप लैपटॉप के लिए, लैपटॉप का मान लो आपका इन्वेंट्री है, ठीक है, तो आपके पास में सब लोग सबसे लेटेस्ट वाला ही वर्जन मांगेंगे,
तो जो सबसे पुराना वर्जन था वो आपका सेल नहीं हो रहा होगा। बट इन्वेंट्री हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो क्या वो एसेट हमारे लिए फायदा लेकर आ रहा है, रिवेन्यू लेकर आ रहा है, नहीं लेकर आ रहा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये मेथड हमारे लिए सही नहीं होता, सुटेबल नहीं रहता। अब आ जाओ नेट रियलाइजेबल वैल्यू एस्टिमेशन के लिए। तो ये हमारे मोस्ट रियलाइबल एविडेंसेस जो हैं उनको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि भाई नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है, कितने प्राइस में हम इसे बेच सकते हैं। तो हमें बेस्ट मोस्ट रिलायबल सोर्सेस चाहिए कि भाई यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस क्या रहना चाहिए। बेस्ट प्राइस हमारे लिए क्या रहेगा, टेक्स इनटू अकाउंट पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स दैट कंफर्म बैलेंस शीट कंडीशंस। तो यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट के बाद में, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके बाद में कौन से ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम अपनी कंसीडर करते हुए चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, ठीक है, उनको भी हम हमारी इन्वेंट्री में कंसीडर करते हुए चलते हैं। अब आते हैं कंपैरिजन पर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू के। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग को यहाँ पर जो भी कम होता है उसके साथ में जाना होता है। तो जब हम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो आइटम बाय आइटम बेसिस पर जाना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि हम यहाँ पर कुछ जो सिमिलर आइटम्स हैं उनको ग्रुप कर दें। जैसे मान लो कुकीज हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर 10 बैचेस है तो हम उनको एक साथ लेकर चल सकते हैं। या फिर हमारे पास में कोई भी रिलेटेड आइटम्स है। तो एस्टिमेशन अगर हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज एनआरवी का करना है तो एविडेंस होने चाहिए कि भाई इस टाइम पर क्या इसकी प्राइसिंग चल रही है। जैसे मान लो आपके पास ट्रेडिंग करनी है कमोडिटीज को, आप देख सकते हैं, है ना, तो हमने यहाँ पर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल्स। याद रखना नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट, ताकि हम यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर इसको बोल सकते हैं जो कि हमें करने होते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जब रिवाइज हुआ था तो इन्होंने बोला था कि एस्टिमेट्स जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के वो मोस्ट रिलायबल एविडेंस के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अब यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस है उन्हें हम कंसिडर करते हुए चलते हैं, जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद में भी हो सकते हैं। अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ मटेरियल जिनको हमने यहाँ पर हेल्ड किया है यूज के लिए या फिर हमने डिस्पोज कर दिया है। तो हमें अगर मान लो अपने प्रोडक्शन के लिए कुछ चीजों को, कुछ मटेरियल्स को यूज करना है ना, और तब अपनी इन्वेंट्रीज प्रोड्यूस करनी है, तो उन्हें हम कॉस्ट से नीचे नहीं लिखते। मतलब जितने का मान लो हमने यहाँ पर खरीदा उनको 10,000 का, ठीक है, अब यहाँ पर इनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो गई लेटेस्ट से 8,000, तो भी हम 10,000 रुपीज ही लिख रहे होते हैं। अगर जो सेलिंग प्राइस है फ्रेश गुड्स का वो यहाँ पर हमारी 10,000 जो एक्चुअल कॉस्ट है, मान लो यहाँ पर इसको प्रोसेसिंग कर कर भी हमारी जो रियलाइजेबल वैल्यू है सेल करने के बाद वो ज्यादा होगी, तो हम इसको अपनी कॉस्ट से कम नहीं लिख रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब रिव्यू यहाँ पर अगर हम एनआरवी का करें तो हमें कैसे करना होगा, यहाँ पर हर एक बैलेंस शीट डेट के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पीरियड जो हम यूज करें क्वार्टरली मंथली उसमें हम इसको लेकर चलेंगे। डिस्क्लोजर्स, तो क्या क्या चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज हमारी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज जिनको हमने अपनी इन्वेंट्रीज को मेजर करने में यूज किया है, जिसमें कॉस्ट फॉर्मूला भी हमारे आ जाते हैं, जैसे कि हमने फीफो मेथड यूज किया या वेटेड एवरेज यूज किया, वो हमें बताना होगा। कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम यूज कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट हमारी इन्वेंट्रीज की जो होगी वो लेकर चलेंगे, और जो क्लासिफिकेशन है उसको लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या क्या करना है, कुछ इन्वेंट्रीज से रिलेटेड उन्होंने क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया है कि रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स आपके आ जाते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड जो कि आपको यहाँ पर गुड्स आपने ट्रेडिंग पर्पसेस से, प्रॉफिट पर्पसेस से खरीदी हैं, स्टोर्स और स्पेयर्स हो सकते हैं जिसमें एक्सक्लूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, लूज टूल्स हो सकते हैं, और अदर्स अगर यहाँ पर कुछ भी हैं तो उन्हें भी हम ले जाएंगे, बस हमें अपनी नेचर स्पेसिफाई करनी होती है। अब आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, एक कंपनी है जो कि 3 प्रोडक्ट्स में डील कर रही है ABC में, और ये ना तो आपके सिमिलर है और ना ही इंटरचेंजेबल है। तो जब हमने यहाँ पर क्लोजिंग किया अपना अकाउंट फॉर द ईयर 20X1 एंड X2, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है, जो कि हमने जिस कॉस्ट पर इसको खरीदा था, बुक वैल्यू हमारी, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उन्होंने दे रखी है 40, 28,
वैल्यू कम हो गई, 32 है, सेम है, 16 24 बढ़ गई है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप कौन सा प्राइस लेकर चल रहे होगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास में 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि ना तो सिमिलर है और ना ही इंटरचेंजेबल है। तो वैल्यूएशन हमें कौन सी लेनी है, वैल्यूएशन जो कम होगी वो लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 28, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, ये दोनों सेम है तो 32 ही आएगा। यहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कम है। ठीक है, तो अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से जाती तो 88 रुपीज रहते, नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से जाती तो 84। लेकिन यहाँ पर हमने जो वैल्यूएशन का प्रिंसिपल लगाया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी कॉस्टिंग जा रही है वो 76 जा रही है। अब समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस किस तरह से लग रहा है कि हमने यहाँ पर जितने भी एंटिसिपेटेड लॉसेस थे सभी को लेकर चल रहे हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बहुत बार अंडर वैल्यूएशन का भी डर रहता है, राइट। एक डिसएडवांटेज हमें समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड जो है इन्होंने गुड्स परचेज किए हैं 40 लाख रुपए के अक्टूबर में। अब मार्च जो भी एक ईयर चल रहा था उसमें 75% स्टॉक हमारा बेच दिया गया। कंपनी अब डिस्क्लोज करना चाह रही थी क्लोजिंग स्टॉक को 10 लाख रुपीस पर। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख है, कमीशन 10% का हो गया। मीनिंग यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस है वो 10% हमारे सेल के ऊपर हो रहा है। एंड ये बोल रहे हैं कि हमें एडवाइस करना है कि करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो है, ठीक है, वो इन्होंने 10 लाख रुपए बताई है, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितनी है। तो 40 लाख रुपए का सामान था, 40 लाख रुपए में से 75% सामान तो हमने बेच दिया। अब हमारे पास कितना बचता है, 25% सामान बचता है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, इस अमाउंट को निकाल रहे हैं। तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकाली थी। अब एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू हमें ऑल्दो यहाँ पर कितनी दे रखी है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 11 लाख का, जिसमें से कमीशन मुझे 10% का अपना 11 लाख के ऊपर माइनस करना होगा, राइट। इसे मैंने माइनस किया तो मेरे पास में कितना अमाउंट आ जाएगा, मेरे पास में अमाउंट आ जाएगा 9,90,000 रुपीज। तो स्टॉक में अब हम देखेंगे 10 लाख और 9.90 लाख में कौन सा अमाउंट कम है, ऑफ कोर्स हमारा ये वाला अमाउंट कम है, दैट इज एनआरवी। तो हम एनआरवी के साथ जाएंगे, ना कि कॉस्ट के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इन्वेंट्री बता रखी है पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स, जिसमें मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं कि जो फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन चार्जेस आपके लग रहे हैं, फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस, वो नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी में 2 लाख केजी के 20 लाख हैं, और 4,000 केजी का फिनिश गुड जो है वो स्टॉक में हमें ईयर एंड में देखने के लिए मिला। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है, नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम पर यूनिट चार्जेस लगा लेंगे, एलोकेट कर देंगे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, राइट। तो मटेरियल कॉस्ट हमें ऑलरेडी दे रखी है, डायरेक्ट लेबर हमें बता रखा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हमें पर केजी बता रखा है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी 20 लाख की है और 2 लाख रुपीस पर केजी के अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 10 रुपीज। ठीक है, तो हम पर यूनिट 10 रुपीज जो है चार्ज कर रहे हैं, तो टोटल ये हमारे पास 270 हो गया। अब 4,000 केजी का फिनिश गुड्स जो है वो हमारे पास यहाँ पर अभी बचा हुआ है, तो 4,000 इंटू 270, 10,80,000 जो है, इतना वैल्यू हमारे पास में हम अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन शो करेंगे। एंड इसी के साथ में आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी जो कि यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ये कंप्लीट हो जाती है। अब एक टेबल करेंगे जिस टेबल के थ्रू हम समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोप की, ठीक है, तो स्कोप में आप देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है ये यहाँ पर आपका वर्क इन प्रोग्रेस जो है अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए उसको एक्सक्लूड कर देता है, शेयर्स डिबेंचर्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग को एक्सक्लूड करता है। सिमिलर एक्सक्लूजन्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में देखे जाते हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड एट हार्वेस्ट, उनको ये एक्सक्लूड करते हैं। आपको याद होगा बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए मैंने आपको मैंगो ट्री का एग्जाम्पल दिया था, तो वो आपको दूसरी क्लासेस में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर मैंने अच्छे से
समझा रखा है। मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट या एनआरवी जो भी हमारा लोअर है, यहाँ भी हमारा सेम प्रिंसिपल जाता है। कॉस्ट फॉर्मूला में भी हमारे पास में सेम ही फॉलो मेथड जो है वो फॉलो होते हैं। कॉस्ट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, बेसिक गाइडेंस दिया गया है परचेज के ऊपर। तो यहाँ पर परचेज कॉस्ट, कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट, ये सब चीजें हमने लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा डिटेल्ड गाइडेंस हमें दिया है फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कैसे होगा और एबनॉर्मल वेस्ट को हम किस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है। थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हमें इंड एएस में देते हैं। एनआरबी कैलकुलेशन में एस्टिमेटेड सेलिंग माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन एक एक्सप्लिसिट गाइडेंस उन्होंने दे रखा है जो पहले नहीं दिया था। अच्छा, राइट डाउन का अगर रिवर्सल करना है तो वो अलाउड नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर अलाउड है। अनलेस कब अलाउड है यहाँ पर, लेकिन वो आपको लेटर ही अलाउड होगा जब एनआरबी हमारी जो है वो बढ़ जाती है। इन्वेंट्री अगर हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स की, ब्रोकर्स की या फिर डीलर्स की होती है, डीलर इन्वेंट्रीज की, तो ऐसी सिचुएशन में इनको कवर नहीं किया गया है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, लेकिन यहाँ पर कवर किया गया है। तो अगर मान लो ये सर्विस प्रोवाइडर से रिलेटेड है तो इन्वेंट्री किसके बराबर होगी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास में ब्रोकर या डीलर हैं तो फेयर वैल्यू में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं हमारी कॉस्ट जो कि सेलिंग से रिलेटेड है, जो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम माइनस कर देते हैं ट्रेडिंग वाले सीन में, ओके। अच्छा, डिस्क्लोजर्स में हमारे पास में लिमिटेड डिस्क्लोजर्स करने थे यहाँ पर, बहुत ही, जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्रीज की, यहाँ पर हमें बहुत डिटेल डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, कैरिंग अमाउंट में रॉ मटेरियल कौन सी कैटेगरी है वो देखेंगे, राइट डाउन हमने रिवर्सल किए हैं वो बताएंगे, और अगर कोई प्लेजेस वगैरह किए हैं, प्लेजेस हम शेयर की करते हैं जैसे मॉर्गेज होता है ना, तो वो भी हमें शो करना होता है। इसके बाद में चेंज अगर हमारे कॉस्ट फॉर्मूला में हम कर रहे हैं तो ये अलाउड है अगर रिजल्ट्स जो हैं वो हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन शो करते हैं। यहाँ भी अलाउड है लेकिन हमें कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की, क्यों किया, कितना इम्पैक्ट आ रहा है। गाइडेंस अगर डेफर्ड पेमेंट है तो यहाँ पर कोई भी सेपरेट गाइडेंस नहीं है। यहाँ पर जो फाइनेंसिंग एलिमेंट है उसको सेपरेट कर कर इंटरेस्ट की तरह दिखाया गया है, ठीक है। तो अगर पेमेंट टर्म्स हमारी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, जैसे हमने मान लो लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह हम इसको शो करेंगे। बोरोइंग कॉस्ट जनरली हमारी एक्सक्लूड की जाती है अनलेस कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को यहाँ पर अपना अप्लाई किया है। यहाँ पर कैपिटलाइजेशन अलाउड किया जाता है अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो कि इसको मैंडेटरी कर रहा है। तो AS2 आपको रिवर्सल अलाउ कर रहा है, इन्वेंट्री राइट डाउन्स का AS2 जो है वो नहीं करता है, इंड AS अलाउ करता है। इंड AS2 आपको ब्रॉडर डिस्क्लोजर्स और ज्यादा डिटेल्ड गाइडेंस की बात करता है। फाइनेंसिंग एलिमेंट डाइफर्ड पेमेंट्स पर हमारा सेपरेट किया गया है। इन्वेंट्री जो है वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर हम मेजर करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंडर। एंड इसी के साथ में चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, उनको बताना इतने अच्छे वीडियोस आपको मिलते हैं, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।